हेलो फ्रेंड्स, हम अब बीएमसी स्टार्ट करने वाले हैं। बीएमसी का वेटेज अगर मैं बताऊं तो आपको गेट में बहुत ज़्यादा है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए ये सबसे अच्छा टॉपिक है और हम हमेशा अच्छे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे बीएमसी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बीएमसी का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, उसको पढ़ते ही आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी और उसको सॉल्व करने के आपके पास 2 से ज़्यादा तरीके होंगे। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। ओके, तो बीएमसी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टॉपिक के बारे में ही आपको थोड़ा डिटेल में स्टार्ट समझा देता हूँ। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा सोम। सोम सोम को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मेरा मतलब है कि इस टॉपिक में हम मटेरियल्स की स्ट्रेंथ्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितना फोर्स दे सकता है या कितना फोर्स ले सकता है, कितना रजिस्ट कर सकता है। उसके बेसिक पे ही आप बता सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक वुडन स्टिक्स है, उसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ, लेट्स सपोज करो ये पेन ही है, वुडन स्टिक्स है, अगर इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो ये इसको रजिस्ट कर रहा है, बट अगर मैं ज़्यादा दम लगाऊँ तो ये बैंड हो जाएगा। तो मैं इसकी क्या देख रहा हूँ, इस मार्कर की मैं प्रॉपर्टीज़ चेक कर रहा हूँ। तो हमें उस प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अभी आया कैसे? एक्चुअली क्या है, हर मटेरियल्स की टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस है। जैसे मैकेनिज़्म, लाइक अ ह्यूमन बॉडी। मैकेनिज़्म मतलब लाइक अ ह्यूमन बॉडी। हर ह्यूमन बॉडी की अपनी होती है कि वो सुबह उठता है, खाता है, पीता है, फिर सोता है। तो ये हमारे एक बॉडी का सिस्टम है। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म 3 टाइप्स की होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड आइडियल। आइडियल केस एज्यूम करके या इमेजिन करके इसे बोला जाता है, मतलब रियल में नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको आइडियल बोलते हैं। रियल में हमें बॉडी सॉलिड में मिलेगी या लिक्विड में मिलेगी। लिक्विड में मिलेगी तो उसको हम फ्लूइड मैकेनिज्म कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिज्म कहते हैं। और अगर सॉलिड में है तो उसे हम सोम कहते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ओके, ये मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे ये वर्क करता है क्या। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बॉडी कैसे डिफॉर्म हो रही है। डिफॉर्म हो रही है बॉडी, डिफॉर्म सम ऑफ बॉडी, यानी कि साइज एंड शेप में चेंज आ रहा है। बरोबर, यानी अगर बॉडी डिफॉर्म हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में साइज और शेप में चेंज आ रहा है। बरोबर, तो हम इसमें ये पढ़ते हैं डिफॉर्मेशन होना या रजिस्ट करना। ओके, अब ये सब होते क्यों हैं? ये सब इसलिए होता है फोर्स के कारण। ये सब क्यों होता है? किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा हो उसके कारण। तो अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ब्रांच है मैकेनिज़्म की। उस मैकेनिज़्म में भी एक सॉलिड पार्टिकल है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और उस सॉलिड पार्टिकल को ही हम सोम बोलते हैं। और इसके अंदर हम बॉडी का डिफॉर्मेशन स्टडी करते हैं कि क्या साइज़ हो रही है, कैसे शेप चेंज हो रहा है उस बॉडी का, क्या फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट कर रहा है उस बॉडी को। ओके, तो अब क्यों होता है ये सब कुछ? तो मैंने आपको बताया फोर्स के कारण होता है। तो फोर्स कैसे अपना रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में।
वो हम समझेंगे। ओके, तो हम अब पढ़ रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स कि बॉडी पे जो फोर्स है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो मैं आपको फोर्स दो टाइप्स के होता है। एक होता है बॉडी के टच होके लग रहा हो, ओके, यानी कि बॉडी के आउटर सरफेस पे लग रहा हो। और एक होता है बॉडी के इंटरनल। इंटरनल यानी कि यहाँ से अंदर अंदर जो पार्टिकल्स है इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा हो उसे हम बोलते हैं रजिस्टिंग फोर्स। और इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यानी कि फोर्स जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, पुश पुल, ये जो भी फोर्स है ये सारे नॉर्मल फोर्सेस है। और जो बॉडी के अंदर लग रहा है वो रजिस्टिंग फोर्स है। ओके, तो अब हम कुछ केस पढ़ेंगे, केस समझने की कोशिश करेंगे कि उनमें बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे कि एक सिंपल सी मैं बॉडी ले लेता हूँ। ये मैंने एक बॉडी ले ली। अब इसके बाहर मैं पुल फोर्स लगा रहा हूँ। यहाँ लगा है, यहाँ पुल लगा। पुल यानी कि खींचना ना। तो ये तो बाहर बॉडी है, तो इस बॉडी का क्या हो रहा है, बॉडी का अंदर जो पार्टिकल्स है, लेट सपोज करो इसको मैं ए डैश ले लेता हूँ, इसको बी डैश ले लेता हूँ। तो इस बॉडी का जो पार्ट है इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो हमें ये केस समझना है, इस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। इस बॉडी के अंदर ए डैश है, ये अपने आप को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि रजिस्टिंग फोर्स होता है। रजिस्टिंग फोर्स फोर्स को अपोज करने वाला है। रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो कि फोर्स को रजिस्ट करना, राइट, मतलब रजिस्ट कर रहा है फोर्स को। मतलब जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट एक दूसरा फोर्स लगा रहा है। मतलब अंदर के जो पार्टिकल्स है उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई बाहर से फोर्स आए और वो चेंज करे अपने आप को, ठीक है। तो वो अपनी शेप हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो इसलिए उनको एक फोर्स क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स। तो ये एक फोर्स था जो बॉडी के बाहर लग रहा था, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ये टर्म याद रखना, काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्वेश्चन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एक्सटेंशन लिख लेगा, तो एक्सटेंशन मतलब बॉडी खींच रही है, टेंसाइल हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स लग रहा है। एक पुल फोर्स लगाने के कारण मेरे टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो रहा है, बरोबर। सिमिलरली अगर ये बॉडी को अगर मैं ये डैश ले लेता हूँ मैं, सॉरी ए डैश बी डैश, अब पुश लगाऊंगा, सॉरी अगर मैं पुश लगाऊंगा तो क्या होगा, जो इसका बॉडी का पार्टिकल्स है जो अंदर वाले, उन पे कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा। ए डैश बी डैश, तो ये अपने आप है कंप्रेसिव फोर्स। इसको हम कंप्रेशन भी बोलते हैं, ओके। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा केस, ये सेकंड केस। तीसरे केस की बात करूँ मैं, तो अब बॉडी को मैंने नॉर्मली लगाया था, अब मैं उसको एज के अलोंग लगा रहा हूँ फोर्स। तो अगर कोई एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, अब मैं उसके अलोंग यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और इसके यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ।
बॉडी पे तो मैंने क्या किया है, एक कपल ऑफ फोर्स लगाया, इससे क्या बोलूँगा मैं। कपल, इतना हमने पढ़ा है कि फोर्स अगर किसी एज पे लग रहा है तो एक कपल क्रिएट हो रहा है ना। कपल लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक और कपल लगा रहा हूँ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो जिसके कारण ये क्या होगा, बॉडी में अंदर जो अब ये पार्टिकल्स है ए और ए डैश, बी और बी डैश, तो इनमें क्या क्रिएट होगा, इसमें क्रिएट होगा ट्विस्टिंग। चौथा केस, अभी हमने क्या देखा, हमने एक एज पे लगाया, बाहर पे टच करके पुल किया, पुश किया, कपल क्रिएट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के मिड पोर्शन पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जिसके आप बोल सकते हो यहाँ से ये डिस्टेंस है, यहाँ से भी डिस्टेंस है। हमने, ज़रूरी नहीं है कि ये भी सेम हो, ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैं किसी को बॉडी को फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्रिएट होगी बेंडिंग। बेंडिंग, लास्ट बट नॉट लिस्ट, फिफ्थ केस, अब मैं बॉडी के हाफ पोर्शन पे दूसरा फोर्स लगाऊंगा। लाइक लेट्स सपोज करो, इस बॉडी पे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और दूसरा, अब मैं मिड में नहीं लगा रहा, दोनों पार्ट में लगा रहा। तो इसमें, इस केस में क्या होगा, बॉडी का क्या होगा, बॉडी का अंदर ब्रेक क्रिएट होगा। ब्रेक केस, क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं बॉडी के यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, दम लगा रहा हूँ ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो ब्रेक बोल सकते हो इसको, कट बोल सकते हो, क्रैक्स बोल सकते हो, और एक और टर्म यूज की जाती है, शियर। शियर, ओके। तो अभी मैंने आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। बॉडी के ऊपर हम पढ़ रहे थे फोर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इंटरनली हमने देखा कि इंटरनली बॉडी एक अपने आप को फोर्स लगाती है, रजिस्ट करती है, ये हमें पता है। बट ओवरऑल देखा जाए, वो रजिस्ट कर रही है, बट कौन से फोर्स के अलोंग लग रही है, जो बाहर से लगने वाला फोर्स है उसके डायरेक्शन में। लेट्स सपोज करो कि ये बॉडी का मैंने एग्जांपल लिया, जिसमें ये भी हमने देखा कि हमने उसको पुल लगाया तो अंदर बॉडी में भी एक्सटेंशन हुआ, बरोबर, इसमें। और अगर इसका रजिस्टिंग फोर्स पूछा जाए मुझसे, तो रजिस्टिंग फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बरोबर। बट अगर बॉडी एक्सटेंड कर रही है तो उसको फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स। और अगर बॉडी को मैं पुश लगा रहा हूँ, तो उस बॉडी में क्या क्रिएट हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स क्रिएट हो रहा है, और वो उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन। अगर मैंने एक साइकिल में किसी कपल लगाया, तो कपल लगाने से क्या इफेक्ट देखने को मिला मुझे, कपल लगाने से मुझे पता चला बॉडी में ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है। फिर मैंने बोला अगर बॉडी के दोनों पार्ट पे मैंने, सॉरी मिड पार्ट में लगाया, तो बॉडी बैंड होगी। और अगर उसके दोनों हाफ पोर्ट पे, मतलब दोनों अलग अलग पोर्शन पे मैंने फोर्स लगाया, तो बॉडी के ब्रेक होने के कारण ब्रेक होगी, जिसको हम शियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो हाँ, शियर फोर्स। तो मैंने 5 केसेस बताए हैं, इन 5 को ही हमें स्टडी करना है, ठीक है। यही 5 हमारे मेन पार्ट्स हैं, इन 5 को ही हम सोम में स्टडी करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है आई, हमें केवल एक आइडियोलॉजी, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर इंटरनल पार्ट है, उसके ओवरऑल बॉडी पे अगर रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, और उस रजिस्टिंग फोर्स को वो जो रजिस्ट कर रहा है, वो फोर्स है, वो क्या है, वो या तो टेंसाइल फोर्स होगा, और अगर टेंसाइल है तो पुल है, और अगर
कंप्रेसिव फोर्स जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब बाहरी बॉडी पे पुश हुआ है, राइट। और अगर बॉडी कपल कर रही है, अगर बॉडी बैंड हो रही है तो इसका मतलब उसके नॉर्मली बॉडी पे मिड पार्ट पे या एक फोर्स लग रहा है। और अगर बॉडी पे हम कपल लगा रहे हैं तो उसके जो मिड पोर्शन होगा उस पर ट्विस्टिंग क्रिएट होगी। ओके। और फिफ्थ पार्ट है ब्रेकिंग और शियर का। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर बॉडी के हाफ पोर्शन पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो बॉडी के ब्रेक होने के कारण जैसा है या उस पर बॉडी के जो इंटरनल पार्ट है उस पर शियरिंग होने के ज़्यादा चांसेस है। ओके, थोड़ा और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर बॉडी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मुझे पता है आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट आइडियाज़ क्लियर होंगे कि जो टॉपिक्स है वो कैसे रिलेट कर रहा है, तो अब उनको आप अच्छे से समझ सकते हो। थोड़ा और एक बेटर वे में समझाता हूँ। लेट सपोज करो ये ए और बी है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कहीं से भी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते, उनको आपके दिमाग में जब तक की इमेज नहीं बनेगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपके दिमाग में क्वेश्चंस की इमेज बनाना चाहता हूँ जिससे आप इजीली समझ सको। आपको पता अच्छा ये इसके कारण होगा, ओके इसके कारण ये भी हुआ होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। ओके, तो ये इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया, इसको मैं बोल रहा हूँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा रियल में? होता क्या रियल में? ये होता है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो ए बी है पार्टिकल, ये मूव हो रहा था। ये ए डैश पे मूव हो जाता है और ये बी डैश पे मूव हो जाता है फोर्स का, और जिसके कारण एक एक्सटेंशन भी क्रिएट होता है, राइट। अगर मैं किसी बॉडी को खींच रहा हूँ तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी ना, तो ये उसका, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, क्योंकि हमने एक्सटेंशन लगाया। और इसको डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं कि बॉडी डिफॉर्म हुई है, इसकी शेप में चेंज आया, तो इसको हम डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तो ये डी एल हो गई। इसकी नॉर्मल लेंथ अगर एल है तो ये कितना होगा? डी एल होगा, चेंज आ रहा लेंथ में। और इंटरनल क्या होगा? जो ए और बी का है पोजीशन चेंज हो रही, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर तो बार बार रजिस्टिंग फोर्स का नाम ले रहे हैं, कि रजिस्टिंग फोर्स है क्या और कैसे इसको स्टडी किया गया था? इसको स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड्स ऑफ सेक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेथड ऑफ सेक्शन। ध्यान से समझना। अगर किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो हम उसको अगर किसी अलोंग कट कर देता है परपेंडिकुलर, अगर हम उसको इस बॉडी के कट कर देता है तो उसे मेथड ऑफ सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन। अब इसको हमने कट कर दिया स्लाइटली, तो ये दो पार्ट बन गया, एक बन गया 1 और 2। तो अगर मैं इसको यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ओके, इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये पार्टिकल भी अपने आप को रेजिस्ट करेगा। तो ये एक इधर फोर्स अगर लगा रहा हूँ तो ये यहाँ रेजिस्ट करेगा, और ये इधर लगा रहा हूँ तो यहाँ रेजिस्ट करेगा। तो अगर ये फोर्स F है तो यहाँ पे भी एक फोर्स क्रिएट होगा, F2 F1 बोल देता हूँ, ओके। तो बॉडी के अपने अपने हिस्सों पे, क्योंकि ये अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, इसी को हम रेजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ जो F2 है ये होता है रेजिस्टिंग फोर्स। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? क्वेश्चंस में आएगा इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन,
और पहले बॉडी रेस्ट पे थी, इसलिए हम इसको स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब बॉडी जब रेस्ट पे थी उस केस को हम स्टडी करते हैं और उससे उसकी वैल्यू निकालते हैं कि उस टाइम बाद उसमें क्या चेंज आया होगा। तो 3 इक्वेशन है। समीशन एफ इक्वल टू 0, जिसका मतलब होता है कि अगर समीशन एक्स वाई में लग रहा है या समीशन एफ वाई पे लग रहा है या समीशन एफ जेड पे लग रहा है, वो कितना हुआ? 0 हो, बरोबर। समीशन एम इक्वल टू 0, समीशन एम एक्स एम वाई एम जेड। अब बोलोगे एम क्या है? एम मूवमेंट, बॉडी पे लगने वाला मूवमेंट, एम एक्स एम वाई और एम जेड। किसी भी बॉडी को किसी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर हम दूर करते हैं, फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट लग रहा है, उस बॉडी में एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वो 0 होगा या एफेक्ट 0 होगा। तो ये 2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। इन्हीं को यूज़ करके अब हम ये निकालेंगे कि जितना मुझे पता था कि समीशन, मूवमेंट तो लग नहीं रहा, मूवमेंट नहीं लग रहा, तो एफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स की बात हो रही है, तो मैंने बोला समीशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 होता है, सॉरी, समीशन ऑफ फोर्स का 0 होता है। तो अब यहाँ पे देखो, इस बॉडी पे F1 समीशन एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, और एक्सिस पे एक्स पे कौन सा लग रहा है फोर्स? F माइनस F2 इक्वल टू 0, यानी कि जो F2 होगा वो इक्वल टू होगा F1 के, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टिंग फोर्स दोनों ही सेम होते हैं। समझ में आ रहा है? तो लोग कभी कभार डेफिनेशंस में प्रॉब्लम कर देते हैं, क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, क्या रेजिस्टिंग फोर्स दोनों सेम है? नो सर, उनकी वैल्यू सेम है पर उनका फंक्शन अलग है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं, ओके। इसलिए मैं उसको एफ एफ लिख रहा हूँ। F1 इक्वल टू F2 होता है, दोनों अलग अलग है ना, F1 F2, बट उनका फंक्शन सेम होने के कारण, फंक्शन अपोजिट होने के कारण उनकी वैल्यू सेम रहती है, F इक्वल टू F, ओके। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ये मेथड ऑफ सेक्शन है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हम हमने नॉर्मली, अब अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने सीखा है कि सोम क्या है, हमने बेसिक आइडिया लगाया सोम के बारे में, क्या होता है हमने पढ़ा, जाना सोम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसको बनाया गया है टॉपिक को, वो हमने एनालाइज किया। उसके बाद हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स कैसे अपना प्ले रोल करता है अलग अलग बॉडी में, और जिसके कारण जो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला, लाइक ट्विस्टिंग, बेंडिंग, एक्सटेंशन, कंप्रेशन, शियरिंग, ये जो भी इफ़ेक्ट्स है ये सब किसके कारण हुए? फोर्स के कारण हुए। या हो सकता है फोर्स टेंसाइल हो, कंप्रेसिव हो, या ट्विस्टिंग में कपल्स हो, या मिड पोर्शन पे फोर्स लग रहा है, या दोनों साइड बराबर लग रहा है, तो उनसे जो होने वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं, और यही इफ़ेक्ट्स आगे चल के हमारे एक एक टॉपिक बने, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको मेथड्स ऑफ सेक्शन समझाया कि मेथड ऑफ सेक्शन क्या चीज़ होती है, वो समझाया। और उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि दोनों का डायरेक्शंस अलग अलग है बट वैल्यू हमेशा सेम रहती है, और दोनों ही अपोजिट चीज़ है, क्योंकि फोर्स बॉडी के टच होके लगता है, और इंटरनल जो फोर्स है वो अलग है, वो अंदरूनी चीज़ है, उसको हम आप देख नहीं सकते। अगर मैं बॉडी के बाहर फोर्स लगा रहा हूँ तो वो विजिबल है मेरे को, बरोबर, तो मैं बॉडी को मेरे को दिखेगा, एग्जिस्टिंग फोर्स मुझे विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो अंदर लग रहा है, बट इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में अब काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि रेजिस्टिंग फोर्स और फोर्स क्या चीज़ है। रेजिस्टिंग फोर्स हम देख नहीं सकते, बट जो फोर्स है बाहर से लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। मैं देख के बता सकता हूँ कि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, बट किसी बॉडी के इंटरनल कौन सा लग रहा है वो मैं नहीं बता सकता।
इंटरनल फोर्स के कारण अभी हमने पढ़ा बाहर फोर्स में क्या चेंजेस हो रहा है। अब हमारा मेन है जो बाहर फोर्स के इफ़ेक्ट के साथ साथ इंटरनल फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है बॉडी पे, वो अब हम स्टडी करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब स्टार्ट करेंगे हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and please motivate me. Thank you.